गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजिकल साइंस में या फिर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत जैव विविधता के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो एनिमल्स, इकोसिस्टम्स तथा जितने भी समस्त प्रकार के पेड़ पौधे हैं तथा जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें वेरिएशंस या फिर डिसिमिलरिटीज़ को ही हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसमें नेचर द्वारा जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, लिविंग तथा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तथा जितने भी जल थल नभ यानी कि टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक तथा मतलब आसमान में उड़ने वाले एनिमल्स, इनके रंग रूपों में, इन एनिमल्स के रंग रूपों में तथा इन जगहों में जो भी मतलब विभिन्नता उपलब्ध है या असमानता पाई जाती है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। यह एक कॉमन जेंडर के रूप में इस शब्द का यूज किया जाता है। जैव विविधता को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो प्रकृति में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु तथा भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा उनमें असमानताओं का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। अगर हम जैव विविधता के प्रकार की बात करें तो इन्हें स्टडी की सुविधा के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर है आनुवंशिक विविधता, हेरिडिटरी बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद प्रजातीय विविधता, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो इसमें जीवों के आवास यानी कि उनका हैबिटाट, उनके फूड मटेरियल, फूड सब्सटेंस, हैबिटाट तथा फूड सब्सटेंस के बीच जो विविधता पाई जाती है उसको हम इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिक विविधता या हेरिडिटरी बायोडाइवर्सिटी। विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी का यह मूल स्रोत है। जीवों में पाए जाने वाले जो जीन होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बहुत सारे गुणों का ट्रांसफ़र करते हैं या बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इसके लिए ये जो जीन्स होते हैं यही आनुवंशिक विविधता या फिर हेरिडिटरी वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यह प्रूव हो चुका है कि एक प्रकार के एनिमल बहुत सारे एनिमल्स में डिफ्रेंसिएशन उत्पन्न कर देते हैं। इसे ही आनुवंशिक विविधता या फिर हेरिडिटरी बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन की जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो होमो सेपियन से बनी है, लेकिन आनुवंशिक विविधता के कारण रंग रूप, कद काठी, बनावट आदि की वजह से इसके स्वरूप एवं स्वभाव में बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन या डिसिमिलरिटीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार की विविधता प्रकृति में एवोल्यूशन के फलस्वरूप या फिर जैव विकास के फलस्वरूप या जातियों को विलुप्तीकरण से बचाने की होकर उनमें निष्क्रियता से बचाने में भी सहायक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रजातीय विविधता, जिसको हम स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसी भी समुदाय में जीवों की समृद्धता एवं प्रचुरता को परिलक्षित करने वाली विविधता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। प्रजातीय स्पीशीज जो बायोडाइवर्सिटी है इसके 2 मेजरमेंट हैं। एक है शेनन वेनर इंडेक्स, जिसको हम WSWI के नाम से जानते हैं। दूसरा है सिम्पसन इंडेक्स SI। जैसे वन्यजीव पर्यटन में शोध के अवसर प्रदान करने में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा पादप एवं जंतुओं की उन्नत नस्लों को तैयार करने में भी प्रजातीय विविधता का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं जन सामान्य के लिए जैव विविधता की आवश्यकता एवं महत्व है। अगर हम जन सामान्य के लिए यानी कि नॉर्मल लोगों के लिए बायोडाइवर्सिटी की नीड को तथा उसके सिग्निफिकेंस को की बात करें तो हम देखते हैं कि पूरी तरीके से व्यवहारिक जीवन में या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बायोडाइवर्सिटी का महत्व और उसकी आवश्यकता काफ़ी अधिक है
और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि यह जीव जगत के यानी कि एनिमल किंगडम के जीवन के हर क्षेत्र का किसी न किसी रूप में उसे लाभान्वित करता है तथा सभी को स्वस्थ, सुखी तथा प्रसन्नचित्त तथा ऊर्जावान बनाता है। परंतु दैनिक जीवन के आधार पर विषय संबंधता के लिए इसको कुछ पॉइंट द्वारा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, प्राणी के जीवन का आधार जैव विविधता ही है। हम देखते हैं कि जब पृथ्वी पर लाइफ की ओरिजिन हुई थी तो बहुत सिंपलेस्ट टाइप के ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जल में उत्पत्ति हुई थी जीव की, उसके बाद जल में प्रोटोजोन्स या फिर आर्की बैक्टीरिया को इसकी उत्पत्ति का कारक माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके बाद पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हुई, इसके बाद उनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बढ़ते गए और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन की बॉडी, जैसे जैसे एनिमल्स की बॉडी कॉम्प्लिकेटेड होती गई वैसे वैसे मनुष्य का निर्माण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जैव विविधता ही प्राणी के जीवन का आधार है। प्राणी आहार के रूप में जैव विविधता, हम देखते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे एनिमल्स अवेलेबल होते हैं। ह्यूमन भी एक इकोसिस्टम का सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है, क्योंकि हमसे मतलब ह्यूमन एक सर्वाहारी एनिमल है जो कि कार्निवोर और हर्बीवोर दोनों प्रकार के एनिमल्स को या फिर जीव जंतुओं को खा सकता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स को भी खा सकते हैं हम। तो हम आहार के रूप में इनका यूज करते हैं, इसलिए प्राणी आहार के रूप में जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जीव जंतुओं का स्वरूप रखने में सहायक, जीव जंतुओं को अधिक विकसित करने के लिए जैव विविधता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यह है भोजन, आवास, कपड़ा का स्रोत है। हम देखते हैं कि जैव विविधता के कारण ही हमें बहुत सारे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र प्रकृति ने प्रदान किए हैं। किसी क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा ठंड है, किसी क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई क्षेत्र समान तापमान का है या सदाबहार है जहाँ पे पूरे वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे भोजन का, कपड़ा का, आवास का स्रोत भी एक तरीके से जैव विविधता ही है। यह पारिस्थितिकी क्षेत्र को स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व प्रदान करती है। आगे देखते हैं जैव विविधता के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण। जैव विविधता के विलुप्तीकरण के कारणों की बात करें तो भारत में चीता तथा मॉरिशस से डोडो पक्षी का एक्सटिंक्ट हो जाना मानव द्वारा शिक्षा एवं तस्करी का परिणाम ही है। हम देखते हैं कि हम अपने जंगलों में बहुत से मनुष्य क्या करते हैं कि जंगली जानवरों का शिकार करते हैं या फिर उनकी तस्करी करते हैं। जैसे हाथी की उनके दांतों के लिए तस्करी की जाती है तथा हिरण की, जैसे हम कस्तूरी मृग कहते हैं, उसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कस्तूरी के नाम से, अंदर उसमें बहुत खुशबू आती है, इसके कारण उसकी तस्करी की जाती है। तथा इसके अलावा अगर हम गैंडे की बात करें तो उसके सींग की वजह से उसकी तस्करी की जाती है। और इस तरीके से इन तस्करी के कारण तथा शिकार करने के कारण जैव विविधता नष्ट होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि से तथा शहरीकरण से। जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे केवल मनुष्य की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन और जंतुओं की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि मनुष्य शहरीकरण कर रहा है, गाँव से शहरों की तरफ निवास कर रहा है, जंगलों का काटा जाना जिसके कारण भारी मात्रा में जंगली जानवरों की कमी आती जा रही है, भारी मात्रा में पेड़ पौधों की कमी आती जा रही है, जिसके कारण जैव विविधता विलुप्तीकरण की ओर अग्रसर हो रही है। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय द्वारा बहुत सारे जैसे खाल, दांत, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, सजावटी वस्तुओं के लिए भी हम जंतुओं का तथा पेड़ पौधों का उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण जैव विविधता विलुप्तीकरण का ये भी एक प्रमुख कारण है। जैव शिकार की बात करें तो जैव शिकार की बात हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद हम वनस्पति क्षेत्र में जानवरों द्वारा अत्यधिक पशुचारण। जब हम जंगलों को काटते जाएंगे और जानवर अधिक हो जाएंगे तथा उन्हें उनका फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, तो वो मतलब सारी वनस्पति जो भी उपलब्ध होगी उसका चरण कर लेंगे। इस प्रकार से पेड़ पौधों की स्पीशीज खत्म हो जाती है। अगर हम जैव विविधता के
अगर हम जैव विविधता के सुरक्षा और विकास के कानून तथा संगठन की बात करें तो ICCN, UNEP, WWF आदि 3 प्रकार के संगठन हैं जो महत्वपूर्ण रूप से जैव विविधता के लिए कार्य कर रहे हैं। ICCN को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसके बाद विश्व वन्य जीवन निधि WWF के नाम से जानते हैं। इस संबंध में स्पेशल नॉलेज के लिए छात्र रेड डाटा बुक का अवलोकन भी करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का प्राकृतिक संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अधीनस्थ सर्विकल सर्विस कमीशन द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। तथा इसके अलावा कुछ कानून जैसे जल प्रदूषण के लिए 1873 में, 1881 में, 1897 में कुछ एक्ट बनाए गए थे। वायु प्रदूषण के लिए द ओरिएंटल गैस कंपनी एक्ट 1857 तथा द एक्सप्लोसिव एक्ट 1908, 1923 तथा 1938 बनाए गए थे। वन्यजीव संरक्षण के लिए द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था, जो कि 1929 में बना था। कीटाणुनाशक जो था द पॉइजन एक्ट 1919 में बनाया गया था। इसके अलावा कृषि संरक्षण द मैसूर डिस्ट्रिक्ट इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट 1917 में बना था। द केरल एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज़ एक्ट 1917 में बना था। द आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज़ एक्ट 1919 में बना था। जल प्रदूषण की बात करें तो 1953 में उड़ीसा नदी प्रदूषण नियोजन अधिनियम बनाया गया था। 1956 में द रिवर बोर्ड एक्ट बनाया गया था। 1974 में जल अधिनियम संशोधित अधिनियम 1978 में आया था इसका, तथा जल उपकर अधिनियम 1978 में बना था। इस तरह से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं अन्य नियम कानून पारित करके इसके क्षेत्र में कार्य अभी भी जारी है तथा लगातार किया जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।